एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे लाला श्रीनिवास दास के कृत हिंदी साहित्य नेट यूनिट 6 के सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास जी के भी जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी होगी। महत्वपूर्ण क्लास है, जरूर देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म कब हुआ? 1850 में। और रचना के बारे में भी जानिए, 1882 की रचना है। हालांकि वह आगे हम देखेंगे, पहले लेखक के बारे में देखेंगे फिर उसके रचना के बारे में देखेंगे। और यह प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है। उपन्यास की कड़ी में यह आज का दूसरा उपन्यास की चर्चा होगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले के सभी वीडियो और आने वाले भी सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हिंदी उपन्यास यूनिट 6 के नाम से बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म 1850 में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु कब हुई? 1907 में। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से मृत्यु का मतलब नहीं है, केवल जन्म का मतलब है। लेकिन जानकारी की दृष्टि से दोनों का मतलब ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कितना जिए, कब मरे। लेकिन बस हमें ध्यान रखना है जन्म। लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध नाटककार थे। माना जाता है कि नाटक लेखन में भारतेंदु के समकक्ष थे। श्रीनिवास दास जी हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई विषयों में निष्णात थे। उनकी भाषा और शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास को अखबार नवीस कहा है। तो अखबार नवीस किसे कहा गया है? लाला श्रीनिवास दास को। किसने कहा? शुक्ल ने। इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास का नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांतक नाटक यानी कि जिसका अंत दुख से हुआ, ऐसा नाटक है जिसका नाम है रणधीर प्रेम मोहिनी। उसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बाकी देखते हैं अन्य तथ्य। लाला श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका का संपादन सन 1874 में भी किया था। किस पत्रिका का? सदादर्श। कब किया? 1874। रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास की तुलना भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र से की है। देख रहे हैं इनकी तुलना किन किन मूर्धन्य रचनाकारों से किया है? भारतेंदु से, प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रताप नारायण मिश्र से। लाला श्रीनिवास दास की प्रमुख रचनाओं को भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। इनका जो है रणधीर प्रेम मोहिनी है 1877 का। संयोगिता स्वयंवर है 1885 का। तप्ता संवरण है 1883 का। प्रहलाद चरित है 1888 का। और जो हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है उपन्यास, उनका नाम, ये सब तो नाटक है, ये सब नाटक हैं। ये चारों जो नाटक हैं इसका भी याद रखिए, क्रम से पूछा जाएगा। यानी कि जो भी आपके हिंदी साहित्य के नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे हैं लेखक, उनकी कोई भी रचना पूछी जा सकती है। मतलब उनकी रचना पूछी ही जाएगी कि इनका नाटक कौन सा है, क्रम से लगाइए। इनका उपन्यास, निबंध, कहानी, कुछ भी कविता लिखें तो कविता भी पूछी जाएगी। तो जो विधा उपन्यास है तो वो तो ऑलरेडी पूछा जाएगा यदि और उपन्यास है तो। परीक्षा गुरु 1882 का है और इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। और किसने कहा है या किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह तथ्य भी याद रखिए। जो पुराने छात्र हैं उनको तो यह पूरा रटाया होगा, याद ही होगा। अब देखते हैं परीक्षा गुरु के बारे में कि परीक्षा गुरु की क्या प्रमुख तथ्य हैं। पहली बात तो यह है कि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। मतलब विद्वानों में तो मतभेद है ही, कोई देवरानी जेठानी को मानता है, कोई परीक्षा गुरु को मानता है। तो अलग अलग ऐसा माना गया है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और अभी हमने जो देखा है ना कि अंग्रेजी के आधार पर लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, यह भी शुक्ल जी ने माना है। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर श्रद्धा फुल्लौरी कृत भाग्यवती, जो कि 1877 का है, उसको इन्होंने पहला माना है। तो शिव नारायण श्रीवास्तव किसको मानते हैं? भाग्यवती को, 1877 वाली को, जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। ये 1882 में यह है इसका
77 वाला भाग्यवती उसको मानते हैं शिव नारायण श्रीवास्तव। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना है। अपने मतलब खुद क्या माने हैं, नई चाल की पुस्तक। लेखक खुद क्या माने हैं, नई चाल की पुस्तक। यद्यपि इन्होंने उसे उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ कहा है। क्या कहा है, वार्ता ग्रंथ। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया है उसके बारे में स्वयं लेखक श्रीनिवास दास ने उपन्यास की भूमिका में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालौ से बड़ी सहायता मिली है। वर्तमान मतलब इन चीज़ों से इनको सहायता मिली है, जिन जिन पुस्तकों का इन्होंने सहारा लिया है परीक्षा गुरु लिखते हुए। वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बंगला उपन्यासों के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यास के आधार पर हुई है। लेखक ने इस उपन्यास में उपदेशपरक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। स्वयं उन्होंने कहा है, यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के बारे में कहते हैं, इस पुस्तक मैं संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, यह लेखक स्वयं कहते हैं। लेखक मतलब लाला श्रीनिवास दास। इस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। स्वयं श्रीनिवास दास कहते हैं, इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्रों की बात की जाए तो लाला मदन मोहन सबसे प्रमुख पात्रों में से हैं। फिर मास्टर शंभू दयाल हैं, ब्रज किशोर हैं जो कि ब्रज किशोर हैं। इसके बाद मुंशी चुन्नी लाल हैं, मिस्टर ब्राइट हैं। ये सब मतलब गौड़ पात्रों में से हैं, लेकिन गौड़ पात्र भी तो पूछे जाते हैं आजकल। पुरुषोत्तम दास हैं, बाबू बैजनाथ हैं, पंसारी का लड़का हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, हरकिशोर, कामिनी, प्रियंवदा, ये सब आपके उपन्यास के पात्र हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्रों में से है। प्रमुख पात्र कुछ गौण पात्र, कुछ प्रमुख पात्र, ये सब हैं। ठीक। अब बाकी देखते हैं अन्य तथ्य। परीक्षा गुरु उपन्यास की कथा वस्तु दिल्ली के एक सेठ पुत्र मदन मोहन, जो सेठ पुत्र है मदन मोहन की कहानी है, जो पश्चाताप, ये पेशे से ब्रज किशोर वकील है, पेशे से जो पश्चाताप, चकाचौंध एवं भौतिकवादी दुनिया में फंसकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है, उसी की कहानी है। इसीलिए इसको अंग्रेजी ढंग का, क्योंकि मतलब वहीं भौकाल वकाल बनाने में, दिखावा उखावा करने में, या पहले धनी थे फिर धीरे धीरे गरीब हो गए। फिर इनके जो थे दोस्त रूप से ही थे, रिश्तेदार में आते थे लेकिन दोस्त ही थे, ब्रज किशोर, उन्होंने वह पेशे से वकील थे, इन्होंने इनको निकाला। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के उस उद्धरण से होता है। यह याद रखिएगा। चतुर मनुष्य क्या है, चतुर मनुष्य को जितने मैं अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो इस उद्धरण से होता है, ठीक है, इस उद्धरण से होता है। यह उद्धरण किसका है, तो यह लॉर्ड चेस्टरफील्ड का है। चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी नहीं मिलता है। इस उपन्यास में कितने प्रकरण हैं, 41 प्रकरण हैं। सभी प्रकरणों का नाम इस पर पूछा गया था। जो नेट का परीक्षा हुआ था दिसंबर 2023 में, उसमें यह प्रकरणों के नाम पूछे गए थे, कौन पहले कौन बाद में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन जरूर होगा, लेकिन कौन पहले कौन बाद में आया यह लगाने के लिए दे दिया था क्रमानुसार। देखिए 41 का नाम देख लेते हैं एक बार। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगीत का कल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी मतलब वहीं होशियारी, सब में हाँ, और 9वां है सफासत, 10वां है प्रबंध या इंतजाम, 11वां सज्जनता, 12 सुख दुख है, 13 बिगाड़ का मूल विवाद, 14 पत्र व्यवहार, 15 प्री अथवा पी
16वां है सूरा यानी शराब, 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18 क्षमा है, 19 स्वतंत्रता है, 20 कृतज्ञता है, 21 पतिव्रता है, 22 संशय है, 23 प्रामाणिकता है, 24 हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, मतलब एक ही चाहे यह कहिए। 25वां है साहसी पुरुष, 26वां दिवाला, 27 लोक चर्चा या फिर अफवाह, 28 है फूट का काला मुंह, 29 है बातचीत, 30 है नाराज या फिर नाउमीदी, 31 है चालाक की चूक, 32 है अदालत, 33 है मित्र परीक्षा, 34 है हीन प्रभा या फिर बदरोबी, 35 है स्तुति नंदा का भेद, 36 है धोखे की टट्टी, 37 है विपत्ति में धैर्य और 38 है आपकी सच्ची प्रीति, 39 प्रेत भय, 40 सुधारने की रीति, 41 सुख की परमा अवधि। तो इस प्रकार से 41 प्रकरणों के नाम इस प्रकार से हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं वस्तुतः यह उपन्यास उद्देश्य प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। यह याद रखिए, उद्देश्य प्रधान ना होकर क्या है, उपदेश प्रधान है। उपदेश इसमें दिया गया है ज़्यादातर के, मतलब सजेशन दिए गए हैं कि कैसा होना चाहिए जीवन के या पालू। इस उपन्यास में दिल्ली के सेठ मदन मोहन, जो इस कथा का नायक भी है, इनको बिगड़ने सुधारने की कथा है। मदन मोहन के पास उनके चाटुकार मित्रों की बड़ी भीड़ है। उसमें केवल ब्रज किशोर ही हैं जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देते हैं। पेशे से वकील है। मदन मोहन का सज्जन मित्र पेशे से वकील हैं। लिखा गया है ब्रज किशोर पेशे से वकील हैं। यही मदन मोहन का उद्धार भी करते हैं। प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन को म्यूनिसिपालिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रज किशोर इसका विरोध करते हैं। लेखक ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी, चालाकी नहीं, सावधानी को आवश्यक बताया है। लेखक सावधानी होना चाहिए, चालाकी नहीं। उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल, सरस, भोला, भावुक तथा डरपोक है, इसलिए वह जल्दी ही शर्माता है, घबराता है तथा भाव चढ़ाता है। इसके बाद है ब्रज किशोर, मतलब ये सब महत्वपूर्ण आपके मुख्यांश है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बिंदुएं। ब्रज किशोर बेपरवाही तथा स्वतंत्रतापूर्वक बात करता है। वकील होने के कारण उसमें तार्किक क्षमता ज़्यादा है। सही बात है, वकीलों में रहती भी है। चुन्नीलाल जुबानी, जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। ये सब मतलब विभिन्न लोगों के बारे में दिया गया है कि कौन किस में माहिर है। चुन्नीलाल जुबानी, जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। वहीं सिंभू दयाल मदन मोहन को रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही स्वयं भी फूल के कीड़े की तरह चयन करने लगा। पेशे से यह अंग्रेजी शिक्षक है। कौन? सिंभू दयाल। पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, इसीलिए सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा था, पुरुषोत्तम दास को। बाबू बैजनाथ में विद्या थी, पर उनके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बाबू बैजनाथ रेलवे में नौकर थे। तो कौन क्या है यह भी दिया गया है गौड़ पात्रों में भी। उपन्यास में मदन मोहन का कुमित्र, जो कि सुमित्र नहीं कहेंगे, कुमित्र यानी बिगाड़ने वाले मित्र क्या होते हैं? कुमित्र। चुन्नीलाल, सिंभू दयाल, बैजनाथ हैं, जो उसको हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाते हैं, यानी चढ़ाते हैं, अरे हाई बढ़िया, हाउ बढ़िया, हाई विदेशी चीज़ बढ़िया, हाउ चीज़ बढ़िया, जिसके कारण मदन मोहन जेल भी जाता है। मदन मोहन जेल में एक रात बिताता है, एक रात रहता है। मदन मोहन की पत्नी अपनी सभी गहने बेचकर लाला ब्रज किशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़वाती हैं। अपनी पत्नी का ये सब मतलब क्या है कि कहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई उपन्यास में। अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इससे वह सीखता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। यही परीक्षा उसकी गुरु बन जाती है, यही परीक्षा उसकी गुरु बन जाती है। इसीलिए तो इस उपन्यास का नाम हो गया परीक्षा गुरु। लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामिनी है, यह तथ्य याद रखें। ब्रज किशोर की पत्नी का नाम प्रियंवदा है। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन, भादो, मतलब वहीं भादो या फिर भादो महीने का जिक्र किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास में जेठ, सावन और भादो महीने का जिक्र है, या फिर परीक्षा गुरु उपन्यास में किस महीने का जिक्र नहीं है। अलग दे देगा, 4 दे देगा, 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो जेठ, सावन, भादो याद रखिए। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज़्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी में ज़्यादा रुचि रखते हैं।
इस उपन्यास का मूल कथ्य है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती, मतलब इसका मूल जो सारांश है वही बात है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। इसी कारण परीक्षा को गुरु कहा गया है। यानी कि जो चीज़ें आप बार बार बताते रहे हैं, किसी को भी यदि समझ में नहीं आती है तो क्या होता है कि परीक्षा से समझ में आ जाती हैं। आगे देखते हैं। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को रखा गया है। किसको? इंग्लैंड और यूनान को। उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरशः पालन ब्रजकिशोर ने किया है, मतलब यह हमेशा साथ खड़े रहे हैं। लाला मदन मोहन जिस दुकान से कांच का सामान खरीदता है उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। भले बुरे की पहचान कराते समय ब्रजकिशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि किसका उदाहरण देते हैं, तो रामायण और महाभारत का। जैसे कि पिता कहानी में पूछा गया था ना कि पिताजी क्या पढ़ते थे, रामायण गीता या फिर महाभारत गीता, तो यह इस पर क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका जिक्र करते थे, रामायण और महाभारत का ब्रजकिशोर मदन मोहन को समझाते समय। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते हुए भी अंग्रेजों के आर्थिक नीति पर करारा व्यंग किया है। लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी, याद रखिए, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। ये जो लेखक है, ये पूछा जा सकता है कि इसमें उपन्यास में क्या किस विद्वानों का या फिर किस प्राचीन लोगों का जो हमारे हैं भारत के गौरव, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, मतलब इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है। कोई नाम दे देगा तो इनका भी नाम याद रखें कि लेखक के जीवन पे दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव पड़ा है। इन नेताओं ने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उसकी आर्थिक नीति की कटु आलोचना की थी। अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, लेकिन जो उनकी आर्थिक नीति थी उसका विरोध किया था, और विरोध मतलब कटु तरीके से। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन परस्त संस्कृति का उपहास किया है, उनका उपहास उड़ाया है कि जो फैशन वाली है और विदेशी है उसको हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन हासोन्मुखी सामंती संस्कृति का प्रतीक है। आनंद मोहन किसका है, मतलब हंसमुख स्वभाव का है, सामंती संस्कृति का प्रतीक है, तो यह भी याद रखिए इनका नाम। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीयता का प्राबल्य है, इसी कारण अनेक शब्दों में स्वरलोप दिखाई पड़ता है, जैसे सकता, उसको, जानते, मिलता, मतलब हम लोग जैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में वैसा ही है। तो अनेक शब्दों में स्वरलोप दिखाई पड़ता है क्योंकि स्थानीय भाषा का प्रबलता है। हम भी पढ़ रहे थे, हम सोचे गलत लिख दिया है क्या, नहीं, मतलब उपन्यास वैसा लिखा ही गया है कि उसमें आपको लगे कि आपके ही इर्द गिर्द की बातें हैं, इर्द गिर्द की बातें हैं। ने का सर्वत्र सानुसार प्रयोग किया गया है, जैसे अपने, खाने, खर्चने, ठहरने, तो यह भी छोटा छोटा है, तथ्य याद रखें। अब देखते हैं परीक्षा गुरु के बारे में विद्वानों की क्या राय रही है। विद्वानों के मतलब कथन यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन, यह का कहना है, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने परीक्षा गुरु के बारे में क्या लिखा है। ये सब कोटेशन वाले हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लाइन। यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि की प्रवणता और अस्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। एक जगह मतलब यह भी टंडन जी का ही विचार है, प्रताप नारायण टंडन, राजश्री टंडन नहीं, प्रताप नारायण टंडन। नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका था, और इसी दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इसी युग की रचनाओं को है। शुक्ल जी क्या लिखते हैं परीक्षा गुरु के बारे में। लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। उन्होंने लाला लेखक के ऊपर ही शुक्ल जी क्या लिखे हैं कि उन्होंने ऊंचा नीचा समझने वाले थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ उद्देश्य सहित थी। तो यह शुक्ल जी ने बात की है लेखक के बारे में। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं इस रचना के बारे में। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा को उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबार की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह इस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला श्रीनिवास दास जी ने किया है वह क्या है, प्रशंसनीय है।
किसका यह कहना है? अपने बच्चन जी का। शुक्ल जी का और क्या कहना है परीक्षा गुरु के बारे में, जो हम लोग पहले ही पंक्ति में पढ़ चुके थे। परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है ना, बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है। और दूसरा बात क्या है, यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। उपदेश का है, उद्देश्य का ना होकर क्या है, उपदेश परक यह उपन्यास है। उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकरणों की सूक्तियाँ, प्रमुख कथन। इसमें आइए देखते हैं। चतुर मनुष्य को जितने खर्चे में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। यह किसका कथन है? शुरू में ही था, लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है। और यह सौदागर की दुकान प्रकरण 1, प्रकरण 1 से नहीं है, सौदागर की दुकान इम्पोर्टेंट है, बस याद रखिए, यह प्रकरण से है और सौदागर की दुकान से है, सौदागर की दुकान वाले प्रकरण से है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि सौदागर की दुकान कौन से प्रकरण पे है। हालांकि यह नहीं पूछा जाए, यह पूछेगा तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा ना कि यह कौन सा प्रकरण है, बस यह दे देगा प्रकरणों को क्रम से लगाने के लिए। ठीक, या फिर प्रकरण का नाम पूछ देगा कि यह किस प्रकरण से है। सहवासी बस होत नृप गुणकुल रीति विहाय, नृप युवती अरु तरुलता मिलन प्राय संग पाय, हितोपदेश है। हितोपदेश है संगीत का फल, संगीत का फल प्रकरण से है। और यह याद रखिए, यह भी दे सकता है कि यह संगीत किस उपन्यास का है, तो यह पंक्ति पता रहे। धर्म अर्थ अगला है, धर्म अर्थ शुभ कहत को काम, अर्थ कहीं आन कहत धर्म को अर्थ को, तीनों मिल शुभ जान। यह क्या है? मनुस्मृति। भले बुरे की पहचान, भले बुरे की पहचान जो प्रकरण है उससे यह पंक्ति आई है। आगे है, एक के साधे सब सधो सब साधो सब जाई, जो गही खींचे मूल को फूले फले अघाई। यह कबीरदास की पंक्ति है। और इसमें क्या है कि जो आपका प्रकरण है सब में हाँ उसी प्रकरण से यह पंक्तियां हैं। आगे है, कारज को अनुबंधा लख अरु उत्तर फल चाही, पुन अपनी सामर्थ्य लख करे कि न करे ताही। यह क्या है? विदुर प्रजागरे, यह प्रबंध या फिर इंतजाम प्रकरण से है। विदुर प्रजागरे का है, लेकिन यह किस आपके प्रकरण से है? प्रबंध या फिर इंतजाम नामक प्रकरण से है। आगे है, सज्जनता न मिले किए जतन करो किनको, जो कर फार निहारे लोचन बढ़ो न होए। यह वृंद कवि का है और यह आपका सज्जनता नामक प्रकरण में यह पंक्ति सूक्ति आई है। आगे है, आत्मा को आधार अरु साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूलो करिए नहीं अपमान। मनुस्मृति से लिया गया है, सुख दुख नामक प्रकरण से यह आपकी पंक्ति है। आगे है, जो कहूँ सब प्राणीन सो होए सरलता भाव, सब तीर्थ अभिषेक ते ताको अधिक प्रभाव। यह विदुर प्रजागरे का है और स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार नामक प्रकरण से लिया गया है। नर को भूषण रूप है, रूपही को गुणजान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान। यह सुभसित, यह मतलब रत्नाकर जो है उनकी पंक्तियां हैं, क्षमा नामक प्रकरण से लिया गया है। आगे है, स्तुति निंदा को करही लक्ष्मी रहिया की जाय, मरे की जिये न धीरजन धारे कुमारग पाए। यह रत्नावली से है और स्वतंत्रता नामक प्रकरण से लिया गया है। आगे है, पति के संग जीवन मरण पति हर्ष हर्षाय, स्नेहमयी कुलनारी की उपमा लखी न जाय। यह सारंग धरे का है, पतिव्रता प्रकरण से है। आगे है, एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह पोप का कथन जरूर है, लेकिन यह आपका जो यहाँ से उपन्यास के प्रामाणिकता नामक प्रकरण से है। कीजिए समझ न कीजिए बिना विचार व्यवहार, आय रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। वृंद कवि का है, दिवाला नामक प्रकरण से है। नीदा चुगली झूठ अरु पर दुखदायक बात, जे न करही तीन पर द्रवही सर्वेश्वर बहुभांत। विष्णु पुराण से है। लोक चर्चा या फिर अफवाह नामक प्रकरण से यह उद्धृत है। टूट गई लंका फूट मिलियो जो विभीषण है, गंग फूट का काला मुंह। यह टूट गई लंका फूट मिलियो जो विभीषण है, यह गंग कवि का है। और यह फूट का काला मुंह नामक प्रकरण से है। धनहीन मनुष्य तजे गणिका, नृप को सठ सेवक राज हुए।
बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब कारज के हित मीत गए। यह भर्तृहरि का जरूर पंक्तियाँ हैं, लेकिन नैराश्य या फिर नाउम्मीदी नामक प्रकरण से यह है। सुख दुखाए दुख दीजिए खलसो, लरिए काही, जो गुरु दीघे ही मरे, क्यों बिस तीजे ताही। वृंद कवि चालाक की चूक नामक प्रकरण से। धन न भयहु मित्र के सज्जन करत सहाय, मित्र भाव जांचे बिना कैसे जान्यो जाए। विदुर प्रजागरे का है, मगर यह मित्र परीक्षा नामक प्रकरण से। विपता बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, दृष्ट मित्र बंधु जीते जान परे सब कोय। लोकोक्ति है, धोखे की टट्टी नामक प्रकरण से है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परिखय चारी। तुलसीदास का है, सच्ची प्रीति नामक प्रकरण से है। कठिन कलाहु आय है, करत करत अभ्यास, नट जो चालत्तु बरत पर साधो बरस क्षमास। वृंद कवि का है, सुधारने की रीति नामक प्रकरण से है। जब लग मन के बीच, कछु स्वार्थ को रस होए, शुद्ध सुधा कैसे पिए, परे बाजी में तोए। सभा विलास से है और सुख की परमावधि नामक प्रकरण से। आगे परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कह सकता। मतलब परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण कथन को जरूर देखिएगा। पंक्तियाँ पूछ देता है, क्रम से लगाने के लिए भी देता है, लेकिन उपन्यास में तो ऐसा नहीं देगा। हाँ, प्रकरण था इसमें तो प्रकरण को तो दे देता है, और पंक्तियाँ पूछ सकता है कि कौन मतलब है किसमें का है। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कह सकता। भले बुरे मनुष्य की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएगी। जब तक मनुष्य की परीक्षा न हो, साधारण बातों में उसके जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। आगे है, जो बात 100 बार समझ में नहीं आती है तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा, उसको अपने आप को अवश्य दंड मिलेगा। नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, नाच रंग की धून लगी, वेश्याओं के झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। यह पंक्ति कहाँ से है? यहीं से, आपका परीक्षा गुरु से। किस गुरु से? परीक्षा गुरु से। आगे की पंक्तियाँ हैं, मतलब जो इसी आपकी रचना से है। मैं सदके कुर्बान, मुझे न छेड़ो, खुदा कसम मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखो। वाह 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 वाह। यह भी कहाँ से? परीक्षा गुरु से। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कार्यों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। आगे है, निसंदेह मित्रता ऐसी ही चीज़ है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। यह पंक्ति किसकी है? ब्रज किशोर की। ज़्यादा समझाने वाली, ज़्यादा उपदेश देने वाली चीज़ें जो इसमें आई हैं, जो लेखक ने कहलवाया है ब्रज किशोर से, वह ऐसी पंक्ति यदि आएंगी तो आप ब्रज किशोर मारेंगे कि किसकी पंक्ति पूछेगा तो ब्रज किशोर का लगा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा उपदेशात्मक जो ज़्यादा समझाए हैं मदन मोहन को, वह ब्रज किशोर ही तो समझाए हैं। आगे है, ज़रूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। ऐसा आ गया तो चुन्नी लाल का याद रखिए। ज़रूरत भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार रुचि के समान अलग अलग होती है। पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जी कर क्या, मतलब जो थोड़ा सा हट के है, पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जी कर क्या करना। कौन कहती है? कामिनी, तू मेरी कामिनी। तो इस प्रकार से है यहाँ पे परीक्षा गुरु का जो मुख्यांश, प्रमुख कथन, भूमिका वगैरह, लेखक के बारे में, और यहाँ पे प्रमुख उद्धरण और प्रकरण जो 41 सभी हमने देखा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। प्रभात प्रकाशन की यह पुस्तक आपके सामने हम वाचन कर रहे थे, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक शेयर भी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज के कड़ी में। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। इकाई 6 में आपका हिंदी उपन्यास है, जहाँ पे 13 उपन्यास है, और उसको हम एक एक करके, यानी कि एक एक वीडियो में, यदि कोई उपन्यास ज़्यादा लंबा हुआ, उसके तथ्य ज़्यादा लंबे हुए, मुख्यांश, मुख्य कथन, प्रमुख कथन सब लेके ज़्यादा हुआ, ऐसा 1-2 हो सकता है तो उसको 2 भाग में करेंगे। बाकी सभी उपन्यासों को एक एक भाग में करेंगे। और यहाँ पे हम मुख्य कथन,
सहित प्रमुख प्रश्नों को भी देखेंगे, यानी कि वहीं जो आपका वन लाइनर पंक्तियाँ रहेंगी वहीं प्रश्न के रूप में आएंगी, उसको देखते हुए चलेंगे। तो आप सभी को यह ज़रूर देखना चाहिए और सभी सीरियल वाइज हम करेंगे। एक चीज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यह है कि यह बता दें कि यह प्रभात प्रकाशन, डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, तो वही प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है। आप चाहे तो इसको अपने से पढ़ सकते हैं, खरीद के पढ़ सकते हैं। आपके पास पहले से है तो पढ़ सकते हैं, आपके पास पीडीएफ तो है ही, यहाँ पे भी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ ही सकते हैं। बताना ज़रूरी है कि इसका सोर्स क्या है, ताकि आप यहाँ से पढ़ें या फिर पुस्तक से पढ़ें। ठीक, शुरू करते हैं। आज का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है यहाँ पे उसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। और लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। तो पंडित गौरी दत्त के बारे में, उनके जीवन के बारे में और फिर रचना के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है कि पुस्तक का जो है इसका फ़ोटो खींचने में उतना स्पष्टता ना हो, मतलब स्पष्टता है लेकिन बिल्कुल एकदम चमक धमक वाली नहीं है। फिर भी आपको आवाज़ से यानी वाचन से समझ में आ जाएगा और देखने में भी समझ में आ जाएगा। इतना भी ख़राब नहीं है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब है ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मीडियम है। तो देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी, लेखक पंडित गौरी दत्त। इतना तो ये पता ही है। इसके बाद देखते हैं पंडित गौरी दत्त का जन्म कब हुआ था? सन 1836 में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? पंजाब के लुधियाना शहर में, और एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी पता नहीं एग्जामिनर के मन में कहा जाए, पूछ दे कि कहाँ हुआ था, तो इसलिए हम पंक्ति वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, छाट के तो यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही। तो पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये संबत याद रखिए, संबत 1836 में हुआ था। ठीक, गौरी दत्त संबत और इसमें सन में आपको अंतर पता ही है, 57 साल का है। 57 साल यदि सन में जोड़ देंगे तो आपका संबत हो जाएगा। गौरी दत्त के दादा का नाम पंडित नाथू मिश्र क्या था? वे एक तांत्रिक पंडित थे। देख लीजिए, ये भी पता नहीं कितना अंदर से पूछते हैं, आजकल पैटर्न भी बदला है। गौरी दत्त के पिता सतलुज पुल के पास अंग्रेजों के द्वारा दरोगा नियुक्त किए गए थे। गौरी दत्त की पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई और आजीविका के लिए फारसी की शिक्षा भी प्राप्त की। जहाँ जहाँ गोला बना रहे हैं वह इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी में तो ज़रूर है, लेकिन इनकी बैकग्राउंड क्या रहा है, लेखक का बैकग्राउंड क्या रहा है। संस्कृत से तो पढ़े हैं, ठीक है, भारतीय भाषा है, प्राचीन भाषा है, संस्कृत से ही हिंदी निकली है, लेकिन आजीविका के लिए फारसी का भी शिक्षा प्राप्त किया। यह थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। पंडित गौरी दत्त 2 भाई थे। जब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता एक वेदांती सन्यासी के ज्ञान दर्शन द्वारा सन्यास धारण कर गृह त्याग दिया। अच्छा, 5 साल को छोड़ के चल दिए पिताजी, बड़े बेवफा निकले पिताजी। पंडित गौरी दत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई और गौरी दत्त की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से संपन्न हुई। पिताजी सन्यासी हो गए तो क्या करेंगे, घर छोड़ के चले गए। गौरी दत्त रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की वहीं आपका उत्तराखंड वाला, रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीजगणित, रेखागणित, ड्राइंग, शिल्प आदि की शिक्षा के साथ अंग्रेजी और फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीम की शिक्षा हासिल कर गौरी दत्त इस पेशे में भी अच्छी ख्याति प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने आयुर्वेद और हकीम, मतलब कि वहीं डॉक्टर वाला, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाला भी इन्होंने ख्याति पाई थी, यानी कि उसकी शिक्षा ली थी, उसके बारे में जानते थे। पंडित देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के सुने देवनागरी विषय पर व्याख्यान से हुआ था। दयानंद सरस्वती ने भी एक व्याख्यान दिया था देवनागरी विषय से। दयानंद सरस्वती के विषय से इनको क्या हुआ कि इनके हृदय में देवनागरी के प्रति
लगाव आया। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए मिशन स्कूल से ब्यागपत्रा के बैदवाड़ा नामक मोहल्ले के एक चबूतरा पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना इन्होंने किया था। देवनागरी पाठशाला की स्थापना किसने किया? पंडित गौरीदत्त। ये भी याद रहना चाहिए। देवनागरी पाठशाला ही आगे चलकर देवनागरी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। एक तो आपने सुना होगा नागरी काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो काशी में है, वाराणसी में, और जबकि मेरठ में पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में भी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया था इन्होंने। तो 1800 बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, 2021 का ही यह प्रकाशन है, बहुत पुराना भी नहीं है, 21-22 का। तो लेटेस्ट चीज़ें आपको यहाँ से प्रमुख चीज़ें मिलेंगी उपन्यास के बारे में। नेट JRF के हिंदी साहित्य के सिलेबस के इकाई 6 में जो लगा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए विद्यार्थी हैं। सन 1894 में पंडित जी ने सरकार को अदालतों में नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि नागरी लिपि की विशेषता बताते हुए कहा था। क्या कहा था? यह पंक्ति है, कोटेशन है, तो यह हो जाती है महत्वपूर्ण कि यह किसका कथन है, दे सकता है। तो उन्होंने कहा था देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं। 6 महीने में उसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पंडित जी ने उपरोक्त ज्ञापन में यह भी लिखा था, यह भी कोटेशन है, यह भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो बहुत सरल हो जाएंगे, क्योंकि इनको फारसी भी आती थी, उर्दू फारसी संस्कृत। तो इनका यही कहना है कि उर्दू फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में यानी देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो बहुत सरल हो जाएंगे। पंडित गौरीदत्त 16 जुलाई 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इन्होंने की। मतलब कई लोग जो थे उसमें काशी वाले में थे, तो ये पंडित गौरीदत्त भी थे। सन 1892 में देवनागरी प्रचारक का संपादन भी किया। गौरीदत्त के ही अथक प्रयास से 18 अप्रैल सन 1900 को पंडित गौरीदत्त के अथक प्रयास से 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को सर एंटोनी मैकडॉनल्ड, ये अंग्रेजवा था, ने एक अध्यादेश जारी कर उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति दी। कब दिया? सन 1900 में। सोच रहे हैं, सर एंटोनी मैकडॉनल्ड अंग्रेज। पंडित जी की देवनागरी के प्रति दीवानेपन की एक झलक इससे भी मिलती है कि उसने अपने अंगरखा मतलब वही जेबा वबा जो रहता है कुर्ता में, शर्ट उर्ट में, पर जय नागरी शब्द लिखवाया था। और अभिवादन के समय जय नागरी ही कहा करते थे, जय नागरी जय नागरी, जैसा हम लोग कहते हैं ना, जय माता जी, जय राम जी, सीताराम, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो ये बोलते थे जय नागरी। और कोई अब तो अंग्रेजी में सब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। पंडित जी ने 1 जून 1903 को लिखे अपने वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति यानी मकान और सामान सभी नागरी के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। अच्छा, देख रहे हैं इनका समर्पण। आप देवनागरी देव का देवलोक आप देवनागरी देव का देवलोक गमन 8 फरवरी सन 1906 को हुआ। इनका यानी पंडित जी का नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान भी प्रारंभ किया। देवनागरी के प्रति समर्पण सेवा भाव के कारण ही लोग उन्हें क्या बुलाते थे? देवनागरी प्रचारानंद। और हिंदी का सुकसत, ये क्या है? सुकरात होना चाहिए ना, सुकरात। हिंदी का सुकरात कहा करते थे। सुकसत भी है, तो इन्हें क्या कहा जाता था? हिंदी का सुकरात। ठीक, हिंदी का सुकरात कहते हैं। देवनागरी के प्रचारार्थ पंडित जी ने एक गीत की रचना की थी, जिसकी कुछ पंक्तियां ये हैं। भुज गोविंद हरे हरे, भुज गोविंद हरे हरे, देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध न देगा धरे धरे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब गौर से देखिएगा और आँख का नाक पूरा गड़ा के देखिएगा। पंडित गौरीदत्त जी की रचनाएं आपको यह बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं मिलेगी। यह इनकी रचनाएं आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी बहुत कम चांस है कि आपको कहीं कहीं ही मिले कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। इनके बारे में आपको देवरानी जेठानी के बारे में मिलेगी, लेकिन पंडित गौरीदत्त की कौन कौन रचना है यह बहुत कम जगहों पे मिलेंगी। देखिए, यह याद रखिए, पूछा जा सकता है। इसमें से आपको शायद ही
कोई पता हो। जो नए हो तो उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा देवरानी जेठानी के अलावा अन्य रचनाएं। इनका है अक्षर दीपिका, असरफियों की थैली, देवरानी जेठानी की कहानी। यह सिलेबस में तो इसका सन याद रखिए 1870। आगे आएगा भी, आगे आएगा भी, अभी उसका पढ़ेंगे तो। नागरी 100 अक्षर, गौरी जीवन, सच्चे मोतियों की माला, नागरी के दफ्तर, बाल रक्षा, सर्राफी नाटक और गौरी नागरी कोश। इनकी प्रमुख यहाँ पे 10 रचनाएं दी गई हैं। इसको एक बार और देख लीजिएगा, जैसे कि अक्षर दीपिका, सच्चे मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवरानी जेठानी की कहानी, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, सर्राफी नाटक, गौरी जीवन और गौरी नागरी कोश। इनके द्वारा अनुदित रचना यानी कि किसी अन्य भाषा से हिंदी में इन्होंने किया तो गिरजा उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया था, सन 1904 की रचना है। और संपादन की बात की जाए तो इन्होंने देवनागरी गजट पत्रिका का संपादन किया था और नागरी पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इनके बारे में यह रहा। अब हम लोग अपने सिलेबस के इनके द्वारा लिखित रचना को देखते हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी प्रस्तुत है। देवरानी जेठानी की कहानी। कौन? अरे देवरानी को नहीं जानते, जेठानी को नहीं जानते? जानते हैं, सबके घर होगा, परिवार में होगा, नहीं है तो अगल बगल तो होगा ही। पंडित गौरी दत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित हुआ था। 1870 याद रखना है। और पंडित गौरी दत्त कब के थे? 1836 के। 36 चार 40, 40 30 70, 34 साल में लिखे थे। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पाल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी का पहला उपन्यास इतने विद्वानों ने माना है। ये विद्वानों के नाम भी एक बार देख लीजिएगा। शुक्ल जी आ गए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह कथन तो भूलना ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब क्या है कि एकदम ठोस हिंदी साहित्य के एकदम ठोस विद्वान हैं सब। मतलब आलोचक कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ पे भी कौन कौन विद्वान है, यहाँ पे कौन कौन विद्वान है। इन विद्वानों को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय इसमें से प्रमुख है तो वो भी मानते हैं। और शुक्ल उक्ल आ गए तो यह तो आपको पता ही होगा, इम्पोर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी के मुख्य पात्रों को भी देखते हैं। आपको तो मुख्य पात्र नहीं दिखाई देगा, बहुत लोगों को मतलब मुख्य पात्र इसमें दिखेगा ही नहीं। और कौन कौन है यह आपको पढ़ने के बाद आप स्वयं से पढ़ेंगे उपन्यास तो थोड़ा सा मेरठ वाली भाषा है लोकल लैंग्वेज में, तो उतने अच्छे से तो एक बार में नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको एक बार देख लेते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। सर्वसुख है, सर्वसुख है, यह जो है यही आपके है मेरठ का अग्रवाल बनिया है। और पार्वती क्या है? पार्वती है सर्वसुख की बड़ी बेटी, यानी इन्हीं की बेटी है, बड़की बेटी। सुखदेई है छोटी बेटी। दौलत राम है बड़का बेटवा, छोटा जिनका नाम है छोटा है तो छोटका बेटवा। मुंशी टिकत भी हैं। ये सब तो मुख्य पात्र आपके हो गए। बाकी अन्य पात्र भी आएंगे, मतलब ये इनका परिवार हो गया। पार्वती हो गई बड़की बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम बड़ा बेटा, छोटा बेटा छोटे ही, इनका छोटा है नाम ही है। फिर इसके अलावा मुंशी टिकत है, नारायण है, हरसा है, काबला हैं, शहर के अमीर लोग भी हैं, जो अमीर लोग भी हैं। और जेठानी है, ज्ञानू तथा देवरानी। ठीक, जेठानी, ज्ञानू और देवरानी। तो यहाँ पे देखना है क्या, जेठानी देवरानी ऐसे ही नाम आया है। जेठानी मतलब कि अनपढ़ है और देवरानी आपका पढ़ी लिखी है। अब देखते हैं ऐसे ही सबसे मुख्य पात्र यही हैं। सर्वसुख मतलब ये बड़का बेटा नहीं है, सर्वसुख लाल हैं जो मेरठ का अग्रवाल बनिया है। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी तो आवाज़ कम हो गया। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ठीक है,
इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। किसके? सबसे पहले हमें याद रखना है इनको, किसको किसको? देवरानी जेठानी का नाम आया है। जेठानी अनपढ़ है, देवरानी आपकी पढ़े लिखे है, और सर सुखलाल को मुख्य रूप से याद रखना है। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं प्रमुख चीज़ें इस उपन्यास के बारे में। इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गौरीदत्त लिखते हैं, भूमिका वाला है। याद रखिए क्या लिखा है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। पूछ देगा यह पंक्ति देख के कि यह पंक्ति किस उपन्यास के विषय में है, या यह पंक्ति के लेखक कौन है, यह भी दे सकता है। तो पंडित गौरीदत्त याद रखिए, और देवरानी जेठानी के बारे में की भूमिका से ही है। आगे देखते हैं, आगे 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 देखिए आगे आगे होता है क्या। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम संस्करण 1870 में हुआ था मेरठ के जीआई छापे खाने में। मेरठ इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। मेरठ के जीआई छापे खाने में लिथो पद्धति से हुआ था। इसकी प्रति आज नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में भी सुरक्षित है। इस मतलब पहला जो छपा था वह भी आज सुरक्षित रखा गया है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का इनाम मिला था। 1870 100 रुपया, सोच सकते हैं 100 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। आज मैं सोचिए अरे 100 रुपया तो हम एक दिन में मतलब खा जाते हैं, मतलब उसका सामान खरीद के खा जाते हैं, सीधे नहीं। तो 100 रुपया 1870 में सोच सकते हैं बहुत कीमत थी बच्चा। इस उपन्यास में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रिय बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या सब हैं। जैसा कि आप देखेंगे फिजूल खर्ची, विवाह में फिजूल खर्ची दिखावा, ये सब है, आज भी है। स्त्रियों के आभूषण प्रिय बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्क संगत चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। उपन्यास की मतलब लड़ाई वड़ाई न करें, आराम से रहें। उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है कि कोटेशन आ गया ना, इम्पोर्टेंट है उपन्यास की। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर हो सकता है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है, यह सब इसमें दिखाया गया है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी हैं। तो यह भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है इस उपन्यास में, क्योंकि लेखक के स्वयं है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित कर उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं देवरानी तो है ना, शिक्षित हुई है। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावा उनके अभिभावकों को भी ज़्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावकों के ऊपर भी अभिभावक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां जो कि देवरानी जेठानी है, उनकी कथा को बताया गया है। कर्म की उपासिका, नैतिक मूल्यों की संवाहिका देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। देवरानी को ही तो बनाया है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तब भी लगेगा कि हाँ पढ़ी लिखी है, अच्छे व्यवहार करती है। जेठानी के द्वारा जला भुना जाता है तब भी वह सही से रहती है देवरानी के माध्यम से समाज में, तो यही इसीलिए इस कहानी की नायिका कह सकते हैं, आदर्श रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों का दिखाने का भरसक प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। उपन्यास में सरसुख के माँ बाप सरसुख जो है बनिया, इनके माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। यह तथ्य भी याद रखिए, यह तथ्य बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि इनके माता पिता कैसे मर गए थे। तो हैजे से, बीमारी ही दे सकता है, हैजे से मर गए थे, टीबी से मर गए थे, एड्स से मर गए थे, कैंसर से मर गए थे, तो हैजा वहाँ पे होगा। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती की शादी दिल्ली में तथा छोटी, यह इंपॉर्टेंट है कि बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, वाराणसी, तो दिल्ली में, और छोटी लड़की की मंगनी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय की थी। हापुड़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, आई थिंक मैं सही हूँ, हापुड़ सबसे छोटा ज़िला है। तो हापुड़ में हुआ था, मंगनी वंशीधर कबाड़ी से हुआ था। ठीक, कबाड़ी का मतलब ये नहीं कि वो एकदम मत हुआ था, बहुत ही पैसे वाला था। कबाड़ी से होने से क्या मालिक था। तो यह भी दे सकता है, सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह कहाँ किया, तो दिल्ली। छोटी लड़के का विवाह कहाँ किया, हापुड़, उत्तर प्रदेश।
आगे देखते हैं, आगे 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 आगे। ये सब क्या है? प्रमुख अंश हैं। ये सब क्या है? मुख्य कथन है जो कोटेशन में लेखक का है, और यह क्वेश्चन के रूप में भी है। सुखदेव गांव के मिश्रानी से नागरी पढ़ती है और सिलाई कटाई का होता है, कपड़ा काटने वाला, वहीं सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखती है। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पे बैठता है, बड़का लड़का मतलब। सुखदेव गांव के मिश्रानी से नागरी पढ़ती है, ठीक। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पे बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ता है। छोटा लड़का दौलत राम, बड़ा लड़का। दौलत राम की पत्नी का नाम क्या है? ज्ञानो है। दौलत राम की पत्नी का नाम क्या है? ज्ञानो, याद रखिएगा, ठीक। मतलब कि जेठानी। स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। ज्ञानो ही क्या है? जेठानी है, ठीक। ज्ञानो ही क्या है? जेठानी है, यह तथ्य याद रखा जाए। स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। पनियाली मतलब एकदम, मतलब कि पानी वाला दाल, मतलब एक कलछुल दाल तो एक बैगुना पानी, रोटी कच्ची। छोटे लाल मतलब तुरंत उतार देती थी, आधा कच्चा पक्का। छोटे लाल की पत्नी का नाम क्या है? आनंदी, ठीक है। यह सब दिया है, तथ्य दिया है। मतलब कि देवरानी कौन है? आनंदी। देवरानी क्या है? आनंदी। जेठानी कौन है? ज्ञानो। यह भी पूछा जा सकता है। देवरानी जेठानी यानी सर्वसुख को याद रखिए, उनके दोनों बेटों का नाम और उनकी दोनों बेटियों का नाम और उनके दोनों बहुओं का नाम, जो कि देवरानी जेठानी मुख्य केंद्र में है। यह आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आसानी से आप पढ़ेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या नाम है उसका। तो स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी, किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी। इसी कारण ससुराल वाले की कृपा पात्र बनी थी, अपने मतलब सास ससुर के। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र और एक पुत्री का नाम भी याद रखिए। दौलत राम जो बड़ा बेटा है, यानी जेठानी के जो पुत्र पुत्री का क्या नाम था? पुत्र कन्हैया और मूलिया उनका बेटी। और छोटे लाल की पत्नी को 2 पुत्र हुए हैं, मोहन और नन्हे। दोनों लड़का इनका बल, देवरानी के दोनों लड़का कौन कौन? मोहन और नन्हे। और इनका एक लड़का एक लड़की हुआ, कन्हैया और मूलिया। दौलत राम अपनी पत्नी के बहकाव में आकर परिवार से अलग हो गया। मतलब वो बहका दी उसके पत्नी के, अरे कुछ नहीं देता है, मालपुआ खाता है अकेले अकेले, मतलब ऐसे कुछ जो परिवार में होता है, इससे भड़का के बड़ा लड़का अलग हो गया। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्ति श्री सर्वोपि माँ योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्ति श्री सर्वोपि माँ योग्य। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास के बेहतर कोई साधन नहीं। 1870 का था तो वही 150 लगभग 150 साल पहले की बात है। तो उसके उस समय की चीज़ें आपको जानना हो, एक बनिया परिवार थे। बनिया परिवार भले ही थे, लेकिन उस समय पूरे समाज को इंगित करती है यह उपन्यास। जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है। पंडित गौरी दत्त जी का यह उपन्यास लघु काय है, मतलब छोटा उपन्यास है। इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि पढ़ी लिखी स्त्री यानी नारी शिक्षा समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति, अच्छा इतना बड़ा रिश्ता। हाँ, छोटे लाल के बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत से गिरकर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल में वैधव्य को ढोने के लिए मजबूर हो जाती है, यानी विधवा हो जाती है। यह तथ्य भी याद रखिए। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जटनी के गोद में दिया जाता है। जाट जटनी के गोद में मतलब दूध नहीं उतरता था। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरी ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिम्मन तिवारी के बगीचे में ले जाकर सारा गहना छीन उसे कांटों भरे गड्ढों में ढकेल दिया था। यह भी इसी उपन्यास का कथन है। मोहन 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 मतलब कि वहीं आपका देवरानी का बेटवा को एक दिन यह भी तथ्य घटे थे। ये सब क्या है? मुख्यांश है उपन्यास के। तो यह भी तथ्य घटा था। ऐसे भी दे देगा बीच में से, अब पूछ देगा कि यह जो पंक्ति है किस उपन्यास से है। उपन्यास में सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है, जो इनके हैं ससुर देवरानी जेठानी के।
सरसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी का भी मृत्यु हो जाती है। वियोग में मर गई होंगी और उम्र भी हो गया होगा। खत्म हो गया क्या? नो 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 नो। अब देखते हैं देवरानी जेठानी कहानी के महत्वपूर्ण कथन। कहानी का मतलब उपन्यास है, लेकिन उपन्यास से तो क्या हुआ, उपन्यास में भी तो कहानी होती है, तो इसीलिए लिखा गया है। अब देखते हैं प्रमुख कथन। प्रमुख कथन देखिए, प्रमुख कथन को ध्यान से देखिएगा और यह कथन आपका एक एक क्वेश्चन के रूप में है। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा मानती रहोगे। आज्ञा मानोगे। सास को माता के समतुल्य जानना, ये मतलब इनके पिता बता रहे हैं तहसीलदार साहब। ननद और जेठानी को अपनी बहन से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। यह कथन किसका है? तहसीलदार साहब कर रहे हैं। और जो इनकी छोटी बहू है ना, छोटी बहू सरसुखलाल की देवरानी, उसी के पिता हैं, उन्हीं के पिता हैं। ज्ञानो आनंदी के पिता हैं। ठीक, ज्ञानो तो आपके जेठानी है, बहुत ही ईर्ष्यालु है, और आनंदी बहुत अच्छी है, इसके पिता भी अच्छे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है, यह भी कह रहे हैं तहसीलदार साहब अपनी बेटी से, यानी देवरानी से। जब अपना ही देवरानी से मतलब अपने देवरानी से नहीं, अपने बेटी से कह रहे हैं इस उपन्यास की देवरानी से। जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। जग आरसी जैसा देखेंगे, जग आरसी जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, मतलब लोग जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, यह कह रही है सरसुख की पत्नी। जिनके नसीब खोटे हैं उनकी बेटी हो है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो, यह है। यह मतलब जेठानी का यह कथन है। ज्ञानों का कहना है कि जिनके नसीब खोटे हैं उनको बेटी होती है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनको बेटा होता है, क्योंकि ज्ञानों को एक बेटी एक बेटा हुआ था, जबकि देवरानी को दोनों बेटा हो गए। तो उस समय यह था ना कि बेटा, इस समय भी है, जिसको बेटा होता है ज़्यादा खुश होते हैं, बेटी होती है तो कम खुश होते हैं। बेटा होता है तो पार्टी वार्टी है हाउ बहुत ताम झाम सब मनाते हैं, खुश होते हैं। बेटी में उतना नहीं, हालांकि यह चीज़ बदला है, फिर भी ऐसा नहीं कि बराबरी हो गया है, फिर भी बेटों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बेटों से ज़्यादा खुश होते हैं आज भी लोग। आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह आपका देवरानी जेठानी की कहानी महत्वपूर्ण कथन मुख्यांश प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे हुए समाप्त। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। नमस्कार।